नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने YouTube चैनल इंग्लिश कैंपस पर स्वागत है। आज हम उपेंद्र नाथ अस्क जी द्वारा लिखे गए अंजो दीदी नाटक का संपूर्ण अध्ययन करेंगे। उसके विषय में परीक्षोपयोगी तथ्यों, संपूर्ण तथ्यों को देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहले अस्क जी की संक्षिप्त जीवनी देख लेते हैं, थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में, 2-4 पंक्तियाँ। जन्म पंजाब के जालंधर नगर में 14 जनवरी 1910 को हुआ था। इन्होंने साहित्यिक लेखन उर्दू में शुरू किया था, किंतु बाद में वे हिंदी के लेखक के रूप में जाने गए, हिंदी में लिखने लगे। 1932 ईस्वी में मुंशी प्रेमचंद की सलाह पर उन्होंने हिंदी में लिखना आरंभ किया था। 1933 में इनका दूसरा कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, अवधत और फितरत। इसकी भूमिका प्रेमचंद जी ने ही लिखी थी। ठीक है, अब आइए इनकी कृतियां देख लेते हैं। उपन्यास सबसे पहले देखते हैं, सितारों के खेल 1940 में प्रकाशित, गिरती दीवारें 1947, बड़ी बड़ी आँखें 1955, पत्थर अल पत्थर 1957, गरम राख 1957, शहर में घूमता आईना 1963, एक नन्ही किंदील 1969, बांधो नाव इष्ठाओं 1974, निमिषा 1980। इसके बाद कहानी संग्रह अंकुर 1949, नासूर 1949, डाची 49, पिंजरा 49, गोखरू 49, छींटे 49, 70 श्रेष्ठ कहानियाँ 1958, पलंग 1961, आकाशचारी 1966, मुक्त, देशभक्त, कांगड़ा का तेली, टेबुल लैंड, दाई के शाम के गीत, काले साहेब और पिंजड़ा। नाटक देखिए, नाटक इनके महत्वपूर्ण याद रखिए, क्योंकि नाटक विधा इनकी लगी हुई, तो नाटक आपके लिए याद करना महत्वपूर्ण है। इससे प्रश्न या क्रम मिलाने को अक्सर दे देता है। तो नाटक में जय पराजय 1930, स्वर्ग की झलक 1938, छठा बेटा 1940, अलग अलग रास्ते 1943, कैद 1945, उड़ान 1946, तकल्लुफ 1948, पैंतरे 1952, अंजो दीदी 1955, अंधी गली 1955, बड़े खिलाड़ी 1967 और भंवर। ये इनके नाटक हैं, इनको याद रखिए, इनका क्रम याद रखिए। एकांकी देख लेते हैं। देवताओं की छाया में चरवाहे, तूफान से पहले, कैद और उड़ान, अधिकार का रक्षक, स्वर्ग की झलक, साहब को जुकाम है, जोंक, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, सूखी डाली, भंवर, लक्ष्मी का स्वागत, पापी, पतासिया जीवन साथी, आंधी, अंधी गली, मुखड़ा बदल गया, चरवाहे। ये इनके एकांकी थे। संस्मरण इनका बड़ा प्रसिद्ध है कि मंटो मेरा दुश्मन, ये बड़ा प्रसिद्ध संस्मरण है। फिल्मी जीवन की झलकियाँ भी संस्मरण है, ज़्यादा अपनी कम पढ़ाई 1959। ये 3 संस्मरण याद रखिए। अब आइए अंजो दीदी नाटक के मुख्य बिंदु पर हम ध्यान देते हैं। नाटक का प्रकाशन सन 1955 ईस्वी में हुआ। इस नाटक का मंचन 30 जनवरी 1954 को बम्बई हिंदी विद्यार्थी मंडल के द्वारा सेंट जेवियर कॉलेज में हो गया था। ठीक है, यह 2 अंकों का नाटक है। कितने अंक है नाटक में? 2 अंक हैं। दोनों अंकों में 3-3 दृश्य हैं, ये याद रखिए। अंक 2 और दोनों अंक में 3-3 दृश्य। पहला अंक का स्थान दिल्ली में अंजलि दीदी के बंगले की बैठक और कमरे खाने का कमरा। समय का काल 1933 ईस्वी है, गर्मियों का एक दिन है। दूसरे अंक का स्थान भी वही अंजलि दीदी का बैठक और वही खाने का कमरा है। 20 वर्ष बाद दूसरा अंक शुरू होता है। 1953 ईस्वी, सर्दियों का दिन है। पहला अंक 1933 गर्मियों का दिन, दूसरा 20 वर्ष 1953 सर्दियों का दिन। दिल्ली में वही कमरा वही बैठक। ठीक है, अंजो दीदी नायिका प्रधान नाटक है। अस्क जी की सर्वाधिक लोकप्रिय और प्रौढ़ नृत्यकृति है। अंजो दीदी नायिका ही है इसकी। यह नाटक पारिवारिक और मनोवैज्ञानिक है। इसमें आंतरिक ढांचे में ढालने की प्रवृत्ति है। नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार विघटन की समस्या का चित्रण किया गया है नाटक में। पात्र परिचय देख लेते हैं। प्रथम अंक में पहले देखते हैं अंजलि या अंजो दीदी, प्रमुख पात्र, लगभग 30 वर्ष की एज है। श्रीपत अंजो दीदी का भाई, 27-28 वर्ष का है। इंद्रनारायण अंजो दीदी के पति हैं, वकील हैं, 38 से 40 वर्ष के हैं। अनिमा अंजो दीदी के सहेली है। नीरज अंजो दीदी का पुत्र, 11 वर्ष का। मुन्नी नौकरानी 25 वर्ष, राधु नौकर है। ठीक है, अब दूसरे अंक का पात्र 20 वर्ष बाद जो होता है उसमें देख लेते हैं। नीरज 11 वर्ष का था, 31 वर्ष का हो गया। ओमी नीरज की पत्नी, अंजलि की बहू है। नीलम नीरज का बेटा, 11 वर्ष। अन्नो नीरज की मौसी है। नजीर नीरज का दोस्त। श्रीपद नीरज का मामा। मुन्नी चपरासी और इंद्रनारायण जो पहले थे पति अंजो दीदी के। ये दूसरे अंक के पात्र हैं। पात्र आप लोग याद रखिए, पात्रों से अक्सर प्रश्न आते हैं। इसके बाद अंजो दीदी नाटक का मुख्य कथानक देख लेते हैं। अंजो दीदी नाटक के कथानक का अभिजात वर्ग के परिवार से संबंध है।
नाटक की नायिका अंजलि है, जिनको नाना जी ने गोद लिया था। उन्हें उनके नाना जी से ही जीवन को नियंत्रित और अनुशासित रखने के संस्कार मिले थे। ये संस्कार उन पर हमेशा हावी रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा अखंड अहम झलकता रहता था। उसने अपने जीवन के साथ परिवार के सभी सदस्यों, यहाँ तक नौकरों के जीवन को भी अनुशासित कर रखा था। समय की पाबंदी की सनक अंजलि पर इस कदर सवार थी कि मनुष्य की सहज जिंदगी को घड़ी की तरह नियंत्रण बना देती थी। नाटक डाइनिंग कमरे से शुरू होता है। नाश्ते में देरी होने के कारण अंजू दीदी अपने काम करने वाली नौकरानी मुन्नी पर गुस्सा होती है। अंजू दीदी कहना है कि जीवन एक महान गति है, प्रातः एवं संध्या उसकी सुइयाँ हैं जो नियमबद्ध होकर एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। वह अपनी सहेली अनिमा से बात करते समय कहती है, जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं। मैं चाहती हूँ मेरे घर की घड़ी की तरह, मेरे घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। सुबह 8 बजे ही सबको नहा धोकर नाश्ते के मेज़ पर उपस्थित हो जाना पड़ता था। उस समय तक नाश्ता नहीं पहुँचते मुन्नी को डांट पड़ती है। इंद्राण अंजलि के पति हैं। विवाह के पहले वो मौजी फक्कड़ और लापरवाह थे। उनका व्यक्तित्व इतना सशक्त नहीं था, किंतु उन पर भी अंजलि का अहमवादी व्यक्तित्व नियंत्रण एवं शासन का कठोर कुचक्र हावी हो जाता है। अनिमा जब कहती है कि जीजा जी को तो बड़ा बुरा लगता होगा इस तरह का बंधन, तब वह कहती है, बुरा, बड़े सिट पिटाए पहले पहल, पर मैं इन्हें ले ही आई अपने ढंग पर। सच कहती हूँ, मुझे नीरज पर इतनी जान नहीं खपानी पड़ी जितना तुम्हारे जीजा जी पर। कोई भी तो अकल न सब साफ सफाई का ख्याल, न समय का जानती हो। कितना माथापच्ची करनी पड़ी इनके साथ, कितनी भूख हड़तालें की हैं, कितनी बार रूठ कर पीहर जा बैठी हूँ। इंद्राण नहीं चाहते हुए भी अंजू के अनुशासन और व्यवस्था को ओढ़कर जीना पड़ता है। वे चाहकर भी चाट पानी के बतासे नहीं खा सकते हैं। तुरंत प्रेस हुआ कोट, पतलून, हैट, टाई वगैरह धारण करना पड़ता है। अंजू का भाई श्रीपत बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है। वह मनमौजी, फक्कड़, घुमक्कड़ है। उसने अपनी ज़िंदगी में कोई भी कड़ा नियम नहीं पाला है। जब जो जी चाहे वह खुश होकर कर लेता है। वह अंजू के घर आकर उसके सभी व्यवस्था तंत्र को हिलाकर रख देता है। श्रीपत अपने भांजे से पूछता है कि तू क्या बनना चाहता है, तब वह कहता है, मैं क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता हूँ। अंजू द्वारा समय के अनुसार नीरज को सिर्फ 2 घंटे खेलने के लिए मिलता है। वह अपने बेटे से कहती है, क्रिकेट बड़ा निकम्मा खेल है, चोट लग जाती है। वह अपने बेटे को डिप्टी कमिश्नर बनाना चाहती है। इस प्रकार अंजलि अपनी इच्छाओं को अपने बेटे पर लादकर उसकी इच्छाओं का गला घोंट देती है। यही मानसिकता आज के जनमानस में भी देखने को मिलता है। हर माँ बाप अपने बेटा बेटी को डॉक्टर, इंजीनियर, IAS और IPS बनाना चाहते हैं। बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षाओं को थोप कर उनकी इच्छाओं और शौक को दफन कर दिया जाता है। किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब उसे मन से किया जाए। इसके विपरीत बिना मन से किया गया काम न घर का होता है न घाट का। मनोविज्ञान के अनुसार इच्छाओं का कभी भी दमन नहीं करना चाहिए, परंतु इस अंजू के घर में तो किसी की इच्छा को सम्मान नहीं किया जाता। वह अपने घर वालों पर अपनी पसंद, अपने विचार, अपनी रातें थोपती चली जाती है। मनुष्य अपने जीवन को व्यवस्थित और सुचारू बनाने के लिए नियम बनाता है, परंतु एक मनुष्य के द्वारा बनाया गया नियम हमेशा सभी के लिए उचित और फायदेमंद नहीं हो सकता है, क्योंकि हर मनुष्य का स्वभाव और प्रवृत्ति अलग अलग होता है। हर व्यक्ति अपने मन के अनुसार जीने की इच्छा रखता है, परंतु कुछ लोग अपने ही नियमों और बंधनों के अनुसार सब कुछ लाना चाहते हैं। अंजू दीदी की तरह इनके घर में नियम की पाबंदियां अत्याचार की सीमा को पार कर जाती हैं। अंजलि के पति इंद्रनारायण के संवाद से स्पष्ट होता है, और अंजू जैसे चलाती है वैसे चलते जाते हैं। क्यों अंजू, दिया कभी शिकायत का मौका हमने तुम्हें? हंसते हैं। दिन में 3 बार नहाते हैं, 4 बार हाथ पाँव धोते हैं, कम से कम 4 बार खाते हैं और 5 बार कपड़े बदलते हैं। सफाई, वक्त की पाबंदी, सभ्य समाज के तौर तरीके, सबका पूरा ख्याल रखते हैं। हंसते हैं। अंजू के साथ शादी करने के बाद पता लगा हम तो अछूत थे, इसने आकर हमारे उद्धार दिया। इंद्रनारायण के इस संवाद से उनकी व्यवस्था स्पष्ट दिखाई देती है, क्योंकि वे फक्कड़, मनमौजी और शिष्टाचार के अत्याचार रूपी शिकंजे में फंसे हुए मनमाहत थे। स्प्रिंग जितना अधिक दबाया जाता है वह उतना ही दबती जाती है, लेकिन थोड़ा सा शिथिल पड़ने पर दोगुना ताकत से उछल जाता है। वैसे ही अंजू ने अपने पति को न दबा दिया था कि वह अंदर से विवश और व्याकुल थे। एक दिन इंद्रनारायण का साला श्रीपद, अंजू दीदी का भाई, उन्हें दिलरुबा होटल ले जाता है, वहाँ उन्हें शराब पिलाता है। इस स्थिति में जब वो घर पहुँचते हैं तब अंजू के हम और उसके व्यवस्था तंत्र का पर आसमान टूट पड़ता है, दिखाई देता है। अब इंद्रनारायण जी का शराब पीकर आना रोज की बात हो जाती है, जो अंजू के लिए सहन करना आसान नहीं है। यह देखकर जहर खाकर आत्महत्या कर लेती है, लेकिन उससे पहले वह बहू के रूप में ओमी को पसंद कर घर ले आई थी। अब बहू भी उससे सीखकर उसी रास्ते पर चलने लगी थी। अंजू के मृत्यु के बाद भी उसका कायदा कानून बरकरार था। अंजू के मृत्यु के बाद इंद्रनारायण शराब पीना छोड़ देते हैं। अंजू जैसा चाहती तो वैसा ही जीवन जीने लगते हैं।
आइए अब नाटक के कुछ मुख्य कथन देख लेते हैं। वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है, अंजलि अनिमा से कहती है। बच्चों को अपनी मदद आप करने की आदत डालनी चाहिए, अंजलि अनिमा से कहती है। सुघड़ापा स्त्री का गाना और सदाचार पुरुष का, यह भी अंजलि अनिमा से बताती है। जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती हैं, यह भी कथन अंजलि का अनिमा से ही है। शिष्टाचार शादी या कह लो कि बंधन का प्रतीक है। उधर आपकी शादी हुई, इधर आपके गले में शिष्टाचार का जुआ पड़ा, यह श्रीपद अनिमा से कहता है जब वह शादी की बात उससे करती है। आचार व्यवहार के सभी कानून कायदे शादीशुदा लोगों के अधेड़ दिमागों की उपज है, ये भी श्रीपद अनिमा से कहता है। भिन्नता जीवन का रस है, ये भी श्रीपद इंद्रनारायण से कहता है। जब इंसान मशीन बन जाएगा तो एक दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन होगा। इंसान का मशीन बनना सनक का ही दूसरा रूप है, श्रीपद इंद्रनारायण से कहता है। मुझे कीचड़ में फेंक दो, आशा रखो कि मैं अपने कपड़ों को अपने छींटों से बचाए रखूँ, या कैसे संभव है, यह नीरज ओमी से कहता है। ठीक है, तो ये थे मुख्य कथन, ये इसके बारे में संपूर्ण जानकारी। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। आगे अन्य जो हमारे टेक्स्ट में रचनाएं लगी हैं, नाटक, उपन्यास, कहानी, उनके भी क्रम से आएंगे। ठीक है, धन्यवाद।